नाइन्थ क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो इसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, एक बार हम उसके ऊपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले किया था फोर्स, ठीक है। फोर्स का सिंबल था F, इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन, और इसका सिंबल था N, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे। उसके बाद हमने जो सेकंड चीज़ की थी वो थी टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमारे पास दो टाइप्स के थे, एक तो था बैलेंस्ड और एक था अनबैलेंस्ड। बैलेंस फोर्स में क्या होता था, व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि या तो वेलोसिटी ज़ीरो हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। बैलेंस फोर्स की ये कंडीशन थी, ओके। और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन क्या थी, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म अगर आप हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा आंसर रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका मतलब होगा कि फोर्स फिक्स है, लेकिन हम फोर्स को चेंज कर सकते हैं, कभी हम कम फोर्स लगा सकते हैं, कभी ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पहले कर चुके थे। उसके बाद फिर हमने जो किया था वो था इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या था, इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, ठीक है। वो एबिलिटी थी जो चेंज को रेजिस्ट करती है, जो चाहती है कि उसके अंदर चेंज ना हो, ओके। ये सारी की सारी बातें हम कर चुके थे। और इनर्शिया के हमारे पास 3 टाइप्स थे, एक तो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा था इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड लास्ट वन इज, ओके। तो हमने 3 तरह के इनर्शिया किए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। और डायरेक्शन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। अब इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता था, इट इज़ मेजरमेंट ऑफ मास, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अपनी हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ आती है, वो है, देखो फोर्स के बारे में हम जान चुके हैं। फोर्स क्या था, पुल और पुश, या फिर एक्सटर्नल एफर्ट, जो कि क्या कर सकता है, या तो चेंज कर देगा। देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है, या तो चेंज करेगा और ट्राइज टू चेंज, या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। किस किस चीज़ को, सबसे पहले आता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन, कि वो रेस्ट पे है तो मोशन पे ले आएगा, मोशन में है तो रेस्ट पे ले आएगा। दूसरा और क्या चेंज कर सकता है, उसकी शेप चेंज कर सकता है। तीसरा उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फोर्स कर सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही कर दे, ठीक है। कोई चीज़ रेस्ट में थी, उसको धक्का मार के उसकी डायरेक्शन और मोशन दोनों चेंज कर सकता है, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो ये सारे के सारे काम फोर्स कर सकता है, ठीक है ना। फोर्स की ये डेफिनेशन हमारे पास ज़्यादा अच्छी है, ओके। और फोर्स की यूनिट हमारे पास थी न्यूटन, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो वी हैव, हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है, और तीनों के तीनों दिए हैं आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट थे। तो हमारे पास न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के। तो पहला लॉ, इनके नाम भी इसी तरह से ही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ, और थर्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फर्स्ट में फर्स्ट ही लिखना है, सेकंड के अंदर सेकंड ही लिखना है, और थर्ड लॉ में थर्ड ही लिखना है। आप इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते। फर्स्ट लॉ के अंदर आप सेकंड की डेफिनेशन नहीं लिख सकते, सेकंड के अंदर फर्स्ट की नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स है अपने पास, आपको इसी के ऊपर काम करना है। तो अब हम इनकी बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ की, ठीक है। अब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है, सबसे पहले जो हमें करना है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़, ओके। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है हम उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया न्यूटन्स ने, कि जो हमारे पास इनर्शिया की डेफिनेशन थी, इन तीनों डेफिनेशंस को मिलाकर एक लॉ बना दिया, ठीक है। और वो लॉ क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था, इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, इन्होंने उसको शामिल कर दिया। दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन, उसको भी शामिल कर दिया। और तीसरा, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विल रिमेन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस चीज़ को भी इसी के अंदर कर दिया। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि
एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विल रिमेन इन सेम, वो जिस कंडीशन में है उसी में रहेगा। ये तो इनर्शिया ने कही थी। इन्होंने एक लाइन और जोड़ी साथ में, अनलेस, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी में चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या फिर स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, डिफाइन इट। तो तीनों का आंसर अपने पास यही है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और जिस डायरेक्शन में है उसी में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दे। ठीक है, अगर अपने ऐसे बोर्ड का एग्जांपल ले, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स नहीं लगा देता। ठीक है ना, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही जल्दी उसकी स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इज दिस ओके? ओके, ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, और इसका जो मेन पर्पस है ये हमें क्या बताता है? इट्स गिव अस व्हाट फोर्स कैन टेल यू। ओके, एक बार आप इसको फिर यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमें ज़रूरत पड़ेगी चैप्टर नंबर 9 के सेकेंड लॉ को समझने के लिए। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है हमारा न्यूटन के 3 लॉ है ना। पहला लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो मोमेंटम जो है सेकेंड लॉ के अंदर हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम मोमेंटम को देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है हमारे पास, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वजन को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा समझ के देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, वो चल रही है 20 की स्पीड से। ठीक है, और एक मेरे पास कार है, वो भी चल रही है 20 की स्पीड से। दोनों एक दीवार के अंदर टक्कर मार देती है। ठीक है, तो किसके अंदर चांस है कि वो दीवार टूट सकती है? तो आंसर है गाड़ी के अंदर चांस है, क्योंकि गाड़ी का मास ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक कार खड़ी है आराम से और एक साइकिल है वो 40 की स्पीड से भगाकर आ रहा है। ठीक है, और दोनों के साथ आपकी टक्कर हो जाती है, तो ज़्यादा चोट लगने के चांस किस में है? तो ऑफकोर्स साइकिल में। खड़ी हुई गाड़ी के अंदर अगर आप टक्कर मारोगे तो चोट नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन चलती हुई साइकिल 40 की स्पीड से आ रही है तो टक्कर लगेगी। तो मोमेंटम का मतलब सिंपल सा है कि जब दो चीज़ें टकराती है तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, चोट लगने के चांसेस कितने हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा मास होगा मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा, एंड जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो मास चाहे कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मास तो कांस्टेंट है, उस ऑब्जेक्ट का जितना मास रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन मेन चीज़ वो किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अपने पास एक ट्रक है वो रेस्ट पर है और एक साइकिल है वो 10 की स्पीड से चल रही है, तो ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा? तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रक तो चल ही नहीं रहा, तो मास मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 0, तो ट्रक का मोमेंटम तो 0 आ गया। ठीक है, लेकिन साइकिल का मोमेंटम कुछ ना कुछ तो होगा, तो साइकिल का मोमेंटम ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मोमेंटम आपको पता लगा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास दो आएंगे इसमें, एक आएगा मोमेंटम स्टार्टिंग का, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। हमारे पास दो तरह के मोमेंटम आएंगे, एक आएगा इनिशियल मोमेंटम और एक आएगा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होता है स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग के अंदर हम उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी लेंगे। स्टार्टिंग की वेलोसिटी को हम डिनोट करते थे u से, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी। ओके, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, तो इसकी SI यूनिट होती है मास की यूनिट किलोग्राम मल्टीप्लाई वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट आई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इज दिस ओके? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मोमेंटम होता क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इज दिस ओके?
ठीक है, ये था हमारे पास मोमेंटम। अब मोमेंटम से रिलेटेड हमारे पास जो है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई अलग से फोर्स ना लगे। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते थे। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ देखिए क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं पहले। ये डेफिनेशन है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की। ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब हुआ कि आप जितना फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पर उतना ही उसका मोमेंटम चेंज होगा। अब देखो इसमें अपने पास जो हमने सीखा है, हमें ये पता है कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उसकी उतनी स्पीड कम या ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं। अब इसके अंदर देखो नया क्या है, इसके अंदर है कि इसने स्पीड वर्ड यूज़ नहीं किया, इसने वेलोसिटी वर्ड यूज़ नहीं किया, इसने मोमेंटम वर्ड यूज़ किया है। अब मोमेंटम वर्ड यूज़ करने के पीछे की क्या स्टोरी हो सकती है, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपके पास एक सिंपल सी बात अगर हम करें, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, मान लीजिए एक रबड़ की बॉल है, ठीक है, या फुटबॉल मान लीजिए। आप फुटबॉल को आप फोर्स लगाओ, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। आंसर बिल्कुल हो जाएगी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है, अब फुटबॉल के ही साइज़ के जितना पत्थर, सेम साइज़ सेम होना चाहिए, मास की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर उतने ही साइज़ का पत्थर है उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो क्या उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो आंसर है बिल्कुल होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, उस पत्थर में या उस फुटबॉल में। तो सिंपल सी बात है, उस पत्थर को फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अब मास का भी रोल है और वेलोसिटी का भी रोल है। ठीक है, अगर इसमें होता है कि जितना आपको स्पीड चेंज करनी है उतना फोर्स लगाना है, तो मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं किया, लेकिन मास के ऊपर तो डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, आपने किया होगा कि साइकिल जब हम चलाना सिखाते हैं या सीखते हैं, तो जब हम चलाना सिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सामने वो बैठा हो तो हम साइकिल को पकड़ के पीछे से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी गाड़ी को स्टार्ट करना हो तो एक अकेला धक्का नहीं लगा सकता, उसको 4 लोग चाहिए कम से कम भी धक्का लगाने के लिए। हाँ, एक तब लगा सकता है जब वो काफ़ी अच्छे से हेल्दी हो, वर्जिश करता हो, एक्सरसाइज करता हो अच्छे से, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। तो मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि कितना लगाएंगे उसके मास के ऊपर। ठीक है, और मास के ऊपर डिपेंड करता है उसको उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों किस में आते हैं, मोमेंटम में आते हैं। इसलिए सेकंड लॉ में हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम आया। ठीक है ना, तो मोमेंटम का चेंज, कितना मोमेंटम चेंज हुआ हर सेकंड, वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ था। ठीक है, इज दिस ओके। एक बार आप इसको नोट कीजिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना है, पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, या फिर पर मिनट कितना चेंज हो रहा है, या पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना चेंज हो रहा है, और हम टाइम की यूनिट सेकंड लेके चलते हैं, तो सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर पहली चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। आपने 8th क्लास के मैथ में पढ़ा है, चैप्टर नंबर था उसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के नाम से एक चैप्टर था। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर नंबर होता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि हमने बाहर से कितना फोर्स लगाया। अब आपके मन में आएगा सर बाहर से फोर्स मतलब अंदर भी फोर्स होता है, तो आंसर है बिल्कुल होता है, इंटरनल फोर्स होता है। पार्टिकल्स चलते रहते हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में आपने सीखा है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब चेंज का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला सिंबल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि PF फाइनल मोमेंटम माइनस PI इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ से कर रहा हूँ। फोर्स PF का मतलब mv माइनस PI का मतलब mu डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, m कॉमन आ रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब हमने 8th क्लास में क्या सीखा था, सॉरी 8th चैप्टर में हमने क्या सीखा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो होता है ना, 8th चैप्टर में हमने सीखा था। एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब ये क्या बना हमारे पास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, ये है आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ।
ओके, अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू के एम ए, वेयर के इज कांस्टेंट एंड के इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या बचा, F इज इक्वल्स टू एम ए। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है मोस्टली, कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो 3 मार्क्स के अंदर अगर आपका आता है तो आपको इसको पूरा करना होगा। डेफिनेशन, लॉ, फिर फर्स्ट इसका हम प्रूव करते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए यहाँ तक। अब इसके अंदर एक जो चीज़ आती है वो आता है कि सर ये आपने प्रोपोर्शनल के साथ एम में तो आया, फिर आपने के क्यों लगा दिया। तो इसका मतलब देखो क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हम इस चीज़ को एक बार सीखते हैं साइड में थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब है अगर x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन कितना इंक्रीज़ होगा वो हमें नहीं पता। एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल्स टू 2y, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, या आप चैप्टर नंबर 3-4 में सीखेंगे मैथ्स के अंदर कि यहाँ पर है x, यहाँ पर है y। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, यही y की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की जगह मैं 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की जगह 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 2y की जगह मैं लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, ले सकते हैं ना एग्जांपल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x और y, अगर हम यहाँ पर y की जगह 1, 2, 3 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3, 6 और 9, यही आएगी। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 से 4, 4 से 6 इंक्रीज़ हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस, ये x प्रोपोर्शनल टू y है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3 हुई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 से 6 से 9 हुई। तो इसका मतलब ये भी x प्रोपोर्शनल टू y है। लेकिन ये प्रोपोर्शनल कितना है, डबल होता जा रहा है और ये ट्रिपल होता जा रहा है। हमें यहाँ नहीं पता कि वो कितने मल्टीपल होगा, कितने टाइम्स होगा, इसलिए हमने यहाँ पे k लिख दिया कि k की वैल्यू हमें नहीं पता कितने टाइम्स होगी। ठीक है, फिर उन्होंने कैलकुलेशंस की या अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके अकॉर्डिंग उनको पता लगा कि k की वैल्यू 1 है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने फोर्स की डेफिनेशन ही इस तरह से बनाई कि k की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और साथ में डायरेक्ट एंड इनवर्स वाला भी ज़रूर याद से नोट कर लेना, जो कॉर्नर में है उसको एग्जाम्पल के रूप में डाल देना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है मोशन के बारे में। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और कितना लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना हमने उस पर लगाया। तो इसका मतलब हम जो भी एक्शन करेंगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उतना का उतना ही होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आता है, आप स्केट्स पहनकर दीवार को पुश कीजिए। ठीक है, आपने स्केट्स वाले शूज़ डाले, स्केट्स पहने और फिर आप दीवार को पुश कीजिए। आपने पुश तो दीवार को किया लेकिन हम पीछे चले जाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम पे भी तो किसी ने फोर्स लगाया। कि आसपास कोई और था दीवार के अलावा, नहीं था, तो हमने किस पर फोर्स लगाया था, वॉल पर। तो वॉल ने भी हम पे फोर्स लगाया और कितना लगाया, जितना हमने उस पर लगाया था। ठीक है, तो दिस इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। इसकी खास बात है कि ये इक्वल होते हैं, ओपोजिट होते हैं एंड एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कि जो हम एक्शन लगाते हैं और जिस पर एक्शन का रिएक्शन होता है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपने दीवार को पुश किया, दीवार ने आपको पुश किया। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए और दोनों का फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें चलना भी एक एग्जांपल है। आप अपने देखो चलते टाइम इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, तो आप इसको आज नोटिस करना कि जब हम चलते हैं तो हमारा जो पैर का पंजा होता है, ठीक है, वो धरती को आगे की ऐसे दबाता है। ठीक है, जैसे हम इसको दबाएंगे तो अर्थ उसका अपोजिट रिएक्शन करेगी। तो हमने उसको इधर दबाया, अर्थ ने हमको उस तरफ दबाया। इक्वल
एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे अगर हमने इसको इधर फोर्स लगाया तो हम पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। अगर हमने 100 लगाया है तो हम पे भी कितना लगेगा, 100 ही लगेगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल है इसका मतलब हमने एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रखे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है ना बीच में, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। एक्शन रिएक्शन के लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ओके। तो अगर ए इसको फोर्स लगा रहा है बी को, तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा, जितना ए ने इस पर लगाया, ओके। तो ये होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। आपको इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर इसके काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलेंगे। इसके अंदर एक बोट वाला एग्जांपल भी है कि एक पर्सन है, वो शोर पर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है, और यहाँ पर वो बोट के ऊपर खड़ा है कि इसमें, और जैसे वो किनारे पे जंप लगाता है तो बोट पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने बोट को पीछे की तरफ दबाया तो बोट ने उसको आगे पुश किया, तो वो तो आगे चला गया और बोट पीछे चली गई, ठीक है। वॉकिंग इसका एग्जांपल है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल इसके मिलते हैं। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट का उड़ना भी इसी के ऊपर होता है। रॉकेट उड़ता है तो उसमें क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास इस तरह से कोई रॉकेट है जो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ पर उसके नीचे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रश वो लगे होते हैं, जिसमें से एकदम बहुत तेज़ स्पीड से गैस निकलती है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से बहुत तेज़ स्पीड से गैस निकलेगी तो ये धरती को नीचे की तरफ दबाएगी, ठीक है, इट पुश द अर्थ डाउनवर्ड, और जिसके बाद अर्थ इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसके से रॉकेट ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो ये 3 डेफिनेशन है आपके सामने, एक बार इनको नोट करो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स की सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तीनों के तीनों डेफिनेशन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं और कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड लॉ के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके। बाकी थर्ड लॉ के लिए अगर आप फॉर्मूला करना चाहो तो आप इसके अंदर कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होगा कि मान लीजिए कि पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है ए, ठीक है, बी के द्वारा, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट होंगे ना, ए और बी, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी ए पे फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। एरो का मतलब वेक्टर, ठीक है, वेक्टर नोटेशन है एरो के लिए। नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला इसका हो सकता है अगर आप इसको करना चाहें तो, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को देखो, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, इसकी वेलोसिटी बाद में मान लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी बाद में मान लेते हैं v2, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, ओके। तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला रखें तो फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ से किया था ना, ma किया था, और एक और फॉर्मूला किया था हमने m एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v-u/t, ठीक है। अगर हम इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं इसके अंदर FAB, तो A वाला फोर्स m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t एंड m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, अपोजिट साइन भी आएगा। अब दोनों में टाइम सेम क्यों लिया, तो दोनों को टक्कर लगाने में तो टाइम सेम ही लगेगा। जितने टाइम तक ये इसको टक्कर लगा रहा था उतने टाइम तक तो ये लगा रहा था, दोनों कॉन्टैक्ट में तो सेम टाइम के लिए थे ना, तो टी दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम दोनों तरफ टी से टी को काट सकते हैं। इसको जब आप क्रॉस इसको करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आएगा m1v1 माइनस m1u1, और इसको जब आप करेंगे तो आएगा माइनस का m2u2v2 एंड माइनस माइनस प्लस का m2u2। इसको रीअरेंज करो, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस को इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ p का मतलब मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम, कंजर्व रहना, जितना मोमेंटम शुरू में उतना ही बाद में, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो m1v1 हमने मोमेंटम का फॉर्मूला क्या किया था, हमने मोमेंटम का फॉर्मूला किया था p इज इक्वल्स टू mv, यही किया था ना मोमेंटम का। तो
m1v1 क्या है, पहले वाले का मोमेंटम, m2v2 क्या है, दूसरे वाले का मोमेंटम, m1u1 क्या है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल मोमेंटम है और ये दूसरे वाले का इनिशियल मोमेंटम, इसका मतलब शुरू का मोमेंटम जितना था दोनों का मिला के उतना ही मोमेंटम बाद का रहेगा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है, कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, यानी कि हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर हमने इस डायग्राम को बनाया पहले और उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला पुट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो चैप्टर के अंदर का हमने सारा थ्योरी पार्ट तो कर लिया है, अब इसके न्यूमेरिकल्स और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बचते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।